हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसको लिखा है ग्रेस ओकट ने और उसका नाम है द ग्रीन लीव्स। इस शॉर्ट स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है न्यागर। और जब ये शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट हुई होती है तब वो अपने रूम में सो रहा होता है। जो टाइम लिया गया है वो है नाइट टाइम, रात का टाइम होता है। और ये कोई आवाज़ सुनता है बाहर से। लोगों के फुटस्टेप्स की साउंड सुनकर इसकी नींद जो है खुल जाती है। ये अपनी वाइफ न्यामुंदे को साइड में देखता है पर वो वहाँ नहीं होती है, तो ये डोर की तरफ जाता है बाहर जाने के लिए और डोर में बोल्ट भी नहीं लगी होती है। ये देखकर न्यागर को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को ऑलरेडी बताया होता है कि बाहर जाने से पहले उसको बताकर जाए ताकि वो बोल्ट कर दे डोर को। तो वो अपने कुछ वेपन्स लेके बाहर निकल जाता है क्योंकि रात का टाइम है, इसीलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए वो अपने साथ कुछ वेपन्स कैरी करता है और एक शॉल टाइप का ओढ़कर चलता बनता है। तो वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वो देखता है कि बहुत बड़ा क्राउड उसके घर से कुछ दूरी पर 2-3 आदमियों को चेस कर रहा है। तो क्राउड के चीखने चिल्लाने से न्यागर को पता लगता है कि वो जो लोग हैं जिनको चेस किया जा रहा है वो एक्चुअली में कैटल थीव्स हैं। तो न्यागर भी ज्वाइन कर लेता है उस क्राउड को। और जैसे जैसे वो चेस कर रहे होते हैं तो क्राउड के बीच का डिस्टेंस और थीव्स के बीच का डिस्टेंस नैरो होता रहता है। लेकिन जो थीव्स हैं उनसे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो जो थीव्स थे उनको एक्चुअली ब्रिज पर से जाना था जो कि रिवर ओपोक के सामने था, पर वो गलती से राइट की तरफ मुड़ जाते हैं। और जैसे ही उनको याद आता है कि उनको ब्रिज में जाना है तो वो गलती से सर्कल में घूमने लग जाते हैं, जिसके कारण वो पकड़े जाते हैं। तो वो थीव्स जो हैं पकड़े जाते हैं और बहुत सारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जो हैं आने लगती हैं, पर जो क्राउड है उसने कोई भी मर्सी शो नहीं की। लेकिन उनमें से जो एक थीव होता है वो भाग जाता है। तो क्राउड में से कुछ आदमी उस थीफ को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठा के जो दूसरा थीफ होता है वो अपना नाइफ निकालता है और एक के शोल्डर में डाल देता है जो उस क्राउड का हिस्सा था। उसके बाद वो जो थीफ होता है वो स्विम करके दूसरी साइड की तरफ निकल जाता है। और जो आदमी होता है जिसको नाइफ लगी होती है वो अपनी बैक पर गिर जाता है। तो जिसको नाइफ लगी होती है उसका नाम होता है ओमोरो। तो न्यागर जो है ओमोरो के कंधे से वो नाइफ निकालता है और वुंड में से जो ब्लड आ रहा होता है उस ब्लड को स्टॉप करने के लिए वहाँ अपना हाथ रख देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारा ब्लड फ्लो करता रहता है उसकी बैक में से। तो ओमोरो जो है वो न्यागर के ऊपर झुक जाता है। लेकिन 2 थीव्स जो भाग गए हैं, एक थीव अभी भी बचा है जो ग्राउंड पे लेटा हुआ है। अब जो विलेजर्स हैं वो ये सोचते हैं कि जो 2 थीव्स जो ऑलरेडी भाग चुके हैं वो उनका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो ये थीफ है जो लेटा हुआ है ग्राउंड पर वो इसको एज अ एग्जाम्पल सेट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू विलेजर्स वो उस थीफ को इतना मारेंगे कि ताकि कोई दूसरा बंदा चोरी ना कर पाए। तो जो विलेजर्स हैं वो उस थीफ के हेड पे और चेस्ट पे बहुत बार हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो थीफ है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है। और एंशियंट लेओ सोसाइटीज़ में ये माना जाता है कि जब भी कोई इंसान अपना घोस्ट गिव अप करने की कंडीशन में होता है, यानी वो ऑलमोस्ट मरने लायक कंडीशन में होता है, तब उसके सामने किसी को भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसकी जो स्पिरिट है वो उस इंसान पे आ जाती है। तो ओमोरो जो कि लीडर होता है वो ये इंस्ट्रक्शन देता है सबको कि वो अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन जाने से पहले वो सारा क्राउड वहाँ के ट्रीज से ग्रीन लीव्स को तोड़ता है और उस थीफ की बॉडी को उससे ढक देता है। ओमोरो सबको ये बोलते हैं कि सबके सब सुबह आएंगे और रिवर साइड में इस थीफ की बॉडी को बरी कर देंगे। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि सब लोग अपने घर में इंस्ट्रक्शन दे दें कि कोई भी मॉर्निंग में रिवर साइड ना आए। तो जब सारे मैन अपने घर पहुँच जाते हैं तो कोई डिस्कशन नहीं होता है, वो वेट करते हैं मॉर्निंग का, ताकि वो मॉर्निंग से फ्रेश कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन से लौटे हैं और वो सारे मैन बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। घर आने के बाद जो न्यागर होता है जो कि मेन कैरेक्टर है वो एक मेडिसिन बैग के लिए सर्च करता है अपने हट में। वो उसे एक कॉर्नर में मिलता है। उस मेडिसिन बैग से वो एक बैम्बू कंटेनर निकालता है
बैम्बू कंटेनर को जब वो निकालता है तो उसके अंदर होती है ऐश। उसको वो अपनी जीभ में रखता है, अपनी टंग में रखता है और स्वॉलो कर लेता है। थोड़ी सी ऐश अपने डोर की साइड फूंक मार के उड़ा देता है। ऐसा करने से वो सारी की सारी नेगेटिविटी जो कि उसके ऊपर आ गई थी वो सब रिमूव कर देता है। और ये जो प्रैक्टिस है ये एंशिएंट लियो सोसाइटीज़ में उस टाइम पर हुआ करती थी। इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू शॉर्ट स्टोरी राइटर ने हमें लियो सोसाइटीज़ के अंदर की एक इनसाइट भी प्रोवाइड की है। उसके बाद न्यागर थोड़ा पीसफुल फील करता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मिशन से लौटा था। उसके बाद वो अपने क्लोथ्स को जैसे ही चेंज कर रहा होता है वो वहाँ बैठ जाता है अपने बेड पे और कुछ सोचने लगता है। तो न्यागर सोचते सोचते जो है ब्लाइंडली अपने घर के गेट से बाहर चला जाता है और बाहर जाते हुए सोचता है कि क्या उसने डोर बंद कर दिया था। फिर वो सोचता है कि नहीं, उसने डोर बंद कर दिया होगा। सो न्यागर जिस मिशन से अब निकला है अपने घर से वो है उसकी ग्रीड। न्यागर सोचता है कि जो थीफ का मर्डर ये लोग करके आ रहे हैं उस थीफ की पॉकेट में बहुत सारा पैसा होगा, क्योंकि वो थीफ है, वो कुछ ना कुछ चुरा के भागा होगा। और वो ये सोचता है कि ये लोग कितने फुलिश हैं जो उसकी पॉकेट्स को चेक नहीं किया। फिर वो सोचता है कि क्या उसके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन वो सोचता है फिर कि नहीं, ये उसके ही फुटस्टेप्स हैं, क्योंकि वो इतनी रात को जा रहा होता है। उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होते हैं। वो ये भी सोचता है कि जो 2 थीव्स उस टाइम भाग गए थे क्या वो वापस तो नहीं आ गए, लेकिन वो ये सोचता है, अपने आप को कंसोल करता है कि वो इतने इडियट्स नहीं हैं जो इतना डेंजरस सिचुएशन होने के बाद भी उस विलेज में वापस आएंगे। तो जो मेन कैरेक्टर है यानी कि न्यागर, जब वो उस सीन पर पहुंच जाता है जहाँ पे मर्डर हुआ था, वो इतना नर्वस होता है कि वो 2 मिनट के लिए अपनी हार्ट बीट तक चेक करता है कि क्या वो उसका हार्ट बीट कर रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है, इतना ज़्यादा डाउट में वो होता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है सब कुछ एज इट इज़ है। डेड बॉडी भी वही है, उसके ऊपर ग्रीन लीव्स जो रखी थी क्राउड ने वो भी वैसे की वैसी ही हैं। तो कुछ देर तो वो न्यागर ऐसे ही खड़ा रहता है डेड बॉडी के सामने। वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो करेगा क्या। उसको अपनी मन की आवाज़ आती है जो उससे पूछ रही होती है कि न्यागर आखिर उन पैसों से करोगे क्या, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3 वाइफ्स हैं, 12 चिल्ड्रन हैं, इनफ फूड है, कैटल्स हैं, सब कुछ है उसके पास। वो एकदम अबंडेंट आदमी है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी के लिए इतनी दूर आ गया, वो भी एक इलीगल काम करने। तो वो चेक करता है अपने आसपास की कोई है तो नहीं, लेकिन कोई भी नहीं होता। लेकिन न्यागर की जो ग्रीड होती है वो उसकी इनर वॉइस को सप्रेस कर देती है और वो ये बोलती है कि न्यागर इतनी दूर आ चुका है ऑलरेडी, अपने घर से इतना रिस्क उठा चुका है, तो ये तो फुलिशनेस होगी कि उसने उस थीव की पॉकेट को एक बार भी चेक नहीं किया। तो न्यागर आगे बढ़ता है और उसकी पॉकेट्स को चेक करता है, तो उसकी दोनों पॉकेट्स जो हैं एम्प्टी जाती हैं। लेकिन न्यागर की नज़र उसके गर्दन पर लटके एक बैग पर पड़ती है और वो उस बैग को निकाल रहा होता है कि तभी थीफ अपनी रैंडम मूवमेंट से न्यागर के आँख पर वार करता है। तब जाकर न्यागर को पता लगता है कि वो थीफ पूरा डेड नहीं हुआ था, वो अभी भी जिंदा है। जब वो थीफ न्यागर को हिट करता है तो न्यागर पीछे गिर जाता है, लेकिन अब वो थीफ उठकर खड़ा हो जाता है और वो जो न्यागर गिरा हुआ था अपने बॉडी की ग्रीन लीव्स उसके ऊपर डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। और जो न्यागर है वो बेहोशी की हालत में उन ग्रीन लीव्स के नीचे दब के रह जाता है। उसके बाद मॉर्निंग होने से पहले क्लैन का जो लीडर होता है ओलिएलो, वो फ्यूनरल ड्रम बजाता है ताकि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। 1 ही घंटे के अंदर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ओपोक ट्री के नीचे, जहाँ पे क्रिमिनल केसेस का डिसीजन लिया जाता था। तो जो ओल्ड मैन होता है वो सारे इकट्ठे लोगों को ये बताता है कि कल रात को एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मिशन उन्होंने कंप्लीट किया था और आज बारी है उस डेड बॉडी को बरी करने की। वो ये भी बोलता है कि जो किलिंग पीपल है ये प्रोहिबिटेड है। वाइट पीपल बोलते हैं कि किलिंग ऑफ पीपल अच्छी बात नहीं है, ये सब लॉ के हाथों में होता है। और इसी के चलते वो 30 आदमियों को वाइट पीपल के पास भेजता है ताकि वो उन्हें बताए कि उन्होंने कल रात को एक मर्डर किया है। जो लियो सोसाइटीज़ होती थी उनमें ये माना जाता था कि जो थीव्स हैं उनको पनिश करना चाहिए और उनकी पनिशमेंट है कि उनको मार देना चाहिए।
और जो उनको मारता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसको पनिश करना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो न्यामुंडे होती है, यानी कि जो न्यागर की वाइफ होती है, वो न्यागर को ढूंढती है उस क्राउड में और अपनी को वाइफ से पूछती है, न्यागर की जो दूसरी बीवी होती थी, क्योंकि न्यागर की 3 बीवियाँ थी, तो वो अपनी दूसरी को वाइफ से पूछती है कि न्यागर है कहाँ। तो वो बोलती है कि शायद वो उन 30 मेन के साथ ही चला गया है। तो यही सब डिस्कशंस न्यामुंडे और उसकी को वाइफ कर रहे होते हैं। साथ ही साथ न्यामुंडे ये बोलती है अपने को वाइफ को कि उसके सामने से आज एक ब्लैक कैट चली गई, यानी काली बिल्ली चली गई। एंशिएंट लियो सोसाइटीज़ में ब्लैक कैट का रास्ता क्रॉस करना अच्छा नहीं मानते थे। तो जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो तभी वहाँ पे जो यूरोपियन पुलिस ऑफिसर हैं वो आ जाते हैं और उनके साथ वो 30 मैन भी होते हैं जो उन्हें इन्फॉर्म करने गए थे। तो जो यूरोपियन पुलिस ऑफिसर होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि वो क्लैन लीडर से मिलना चाहते हैं। तो जो क्लैन लीडर होता है वो होता है ओलियलो। तो ओलियलो सामने आता है और यूरोपियन पुलिस ऑफिसर उनसे पूछताछ करते हैं कि तुमने आदमी को क्यों मारा। तो वो ये आंसर करते हैं कि उन्होंने एक मैन को किल नहीं किया है, उन्होंने एक थीफ को किल किया है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो ये बोलते हैं कि उन्होंने बहुत बार समझाया है कि ऐसे एक दूसरे को किल नहीं करना चाहिए, ये सारी मामला कोर्ट में जाना चाहिए और वहाँ पे डिसीजन होना चाहिए। तो फिर यूरोपियन पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि आखिर उसका मर्डर किया किसने। तो वो सारे लोग बोलते हैं कि हम सब ने किया। तो यूरोपियन पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो ये बोलता है कि सबसे पहले इस आदमी को किसने हिट किया उसी को हम मर्डर का केस उसी पर फाइल करेंगे। पर वो जो क्लैन होता है वो यूनाइटेड होता है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता और वो यही बात कहता है कि हम सब ने इस थीफ को मारा। तो जब पुलिसमैन को कोई अच्छा आंसर नहीं मिलता तो पुलिसमैन उस डेड बॉडी की तरफ जाता है। तो जब उस डेड बॉडी को अनकवर किया जाता है तो सरप्राइजिंगली वहाँ पे वो थीफ नहीं होता, वहाँ न्यागर होता है। और जो क्लैन लीडर हैं और बाकी सारे लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि वो तो रात को थीफ था, यहाँ पे न्यागर कैसे आ गया। जैसे ही ये खबर पहुँचती है कि यहाँ थीफ नहीं न्यागर है तो न्यागर की जो वाइफ थी न्यामुंडे वो एकदम से आ जाती है क्राउड से आगे। तो जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने कल वो मर्डर कमिट किया था वो सब एक दूसरे को डिसबिलीफ के साथ देखने लगते हैं कि उन्होंने न्यागर को नहीं मारा था, उन्होंने न्यागर को उसके घर पर छोड़ा था। जो क्लैन लीडर होता है ओलियलो वो ये बोलता है कि हमारे पूरे विलेज में नेगेटिविटी आ चुकी है, ईविल हैंड आ चुका है। लेकिन जो न्यागर की वाइफ्स होती हैं वो रोने लगती हैं। अब जो पुलिस ऑफिसर हैं वो डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं। न्यागर की वाइफ्स बहुत स्ट्रगल करती हैं उस डेड बॉडी को रखने का अपने पास, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर हैं वो ये बोलते हैं कि पूरी इंक्वायरी होगी, उन्हें कंसोल करते हैं। लेकिन न्यामुंडे ये बोलती है कि क्या उनकी इंक्वायरी उसके पति को वापस से ला सकती है। उसके बाद न्यामुंडे अपने कपड़े फाड़ देती है और मोर्नर्स के पीछे चलती है और अपने हस्बैंड के लिए वीप कर रही होती है, रो रही होती है। और यहीं पर ये शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप आपको शॉर्ट स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसी शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो ग्रीन लीव्स हैं एक्चुअली में वो सिग्निफाई क्या करती हैं। जो ग्रीन लीव्स हैं वो सिग्निफाई करती हैं ऑप्टिमिज्म, वाइटैलिटी, पर इस शॉर्ट स्टोरी में वो रिप्रेजेंट करती हैं डेथ, स्ट्राइफ, मिस्ट्रस्ट और फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पर उन ग्रीन लीव्स को लिंक किया है एक हॉरिफाइंग मर्डर से। ग्रीन लीव्स इस शॉर्ट स्टोरी में यूनिक सिग्निफिकेंस रखती है क्योंकि ग्रीन लीव्स के आते ही इस स्टोरी में एक ड्रामेटिक और अनएक्सपेक्टेड टर्न आ जाता है, ना कि सिर्फ रीडर्स के लिए बल्कि उन कैरेक्टर्स के लिए भी जो परप्लेक्स्ड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर न्यागर की बॉडी थीफ की बॉडी की जगह कैसे आ गई। ग्रीन लीव्स मिस्ट्री से रिलेटेड है। ग्रीन लीव्स के चलते इस स्टोरी में एक मिस्टीरियस टर्न आ गया है। अब हम उस फैक्टर को डिस्कस करेंगे जिसके चलते ये शॉर्ट स्टोरी एक ट्रेजेडी बन गई, और वो फैक्टर है ग्रीड। इस शॉर्ट स्टोरी में ये दिखाया गया है ह्यूमन की होप्स और डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती। न्यागर को दिखाया गया है कि वो एक्सट्रीमली अबंडेंट आदमी था, उसके पास 3 वाइफ्स थी, 12 चिल्ड्रन थे,
खाने के लिए इनफ फूड था, कैटल्स थी, फिर भी वो उस थीफ की पॉकेट को चेक करने के लिए रात को रिस्क में जाता है और एंड में उसकी यही ग्रीड उसकी डेथ का कारण भी बन जाती है। जो ग्रीड होती है वो ह्यूमन की एक वीकनेस होती है, उसके नेचर में एक फ्लॉ होती है जो उसे इलीगल काम करने पे मजबूर कर देती है। जैसे न्यागर के केस में हुआ, न्यागर जानता था कि उसको उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इवल माइंड ने उसकी जो पॉजिटिव बातें हैं उनको सप्रेस कर दिया और एंड में उसकी डेथ हो गई। तो अब हम डिस्कस करेंगे फैमिली और सोशल लाइफ। पॉलीगैमी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। न्यागर के थ्रू इस बात को प्रूफ भी किया गया है। न्यागर की खुद 3 वाइफ्स थी। पॉलीगैमी से मैन की सोशल स्टैंडिंग पे भी फ़र्क पड़ता था। माना जाता था कि जिसकी जितनी वाइफ्स होंगी वो उतना ही अबंडेंट इंसान है। साथ ही साथ ये हमेशा अपने साथ वेपन्स रखते थे, जैसे कि स्पीयर्स, नाइफ्स, क्योंकि इनके सोसाइटीज़ में ये माना जाता था कि मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके विलेज को और अपनी फैमिलीज़ को सेफगार्ड करना। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इनका माना जाता था वो थी कैटल्स, और अगर कैटल को कोई चोरी कर ले तो उसको पनिश ज़रूर करा जाता था। जैसे कि स्टोरी में भी दिखाया है कि जो कैटल थीव्स थे, विलेजर्स ने उन्हें बिल्कुल भी मर्सी शो नहीं की और उनको पनिश किया। इनके सोसाइटीज़ में एल्डर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, जैसे कि ओमोरो ओलिएलो को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जा रही थी। कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता था क्लैन लीडर के बगैर। क्लैन लीडर ने बोला था कि कोई यहाँ पर नहीं आएगा, सुबह सब एक साथ आएंगे और इस थीफ को बरी करेंगे, पर न्यागर ने उनकी बात नहीं मानी और उसको अपनी डेथ को फेस करना पड़ा। इनकी जो सोशल लाइफ थी उसमें क्लैन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकता था कोई भी, क्लैन का एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता था। साथ ही साथ जो विमेन होती थी वो अपने हस्बैंड्स को क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो लियो सोसाइटीज़ हैं वो पैट्रियार्कल होती हैं। तो ये थी इनकी फैमिली और सोशल लाइफ, जो कि थ्रू स्टोरी हमें पता लगी। अब हम इसी स्टोरी से रिलेटेड एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और उस थीम का नाम है बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस। जो लो सोसाइटीज़ होती थी ये ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी और इसीलिए ये बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी रखती थी। इन सोसाइटीज़ में ये माना जाता था कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस यूनिवर्स से ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि वो एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस से एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए न्यागर की डेथ पर ओलिएलो ये बोलता है कि न्यागर की स्पिरिट अभी भी हमारे साथ मौजूद है। इसी बात से जुड़ा एक और सुपरस्टिशन ये लोग फॉलो करते थे कि जब भी किसी पर्सन की डेथ होने वाली होती है तो उसके सामने नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसकी इविल स्पिरिट उस पर्सन के ऊपर आ जाती है जो कि उसके सामने खड़ा होता है। न्यागर जब मर्डर केस से घर वापस आ जाता है तो वो ऐश को चाट लेता है और साथ ही साथ थोड़ी ऐश अपनी डोर की तरफ भी उड़ा देता है, क्योंकि एंशिएंट लियो सोसाइटीज़ में ये माना जाता था कि जो ऐश है वो नेगेटिविटी को रिमूव कर देगी। इसी के साथ साथ हमें शॉर्ट स्टोरी में ये भी पता लगा कि अगर कोई ब्लैक कैट इन लोगों का रास्ता काट दे तो वो भी एक बैड ओमन माना जाता था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थीम के ऊपर, जो है क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज़। शॉर्ट स्टोरी में यूरोपियन लोगों के बीच और लियो सोसाइटी के लोगों के बीच में क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज़ दिखाया गया है। यूरोपियन लोग किलिंग या बुचरिंग ऑफ पीपल को एक क्राइम मानते हैं। यहाँ पर लियो सोसाइटीज़ वाले लोग जो हैं क्रिमिनल्स को अगर किल कर दें तो वो रिस्पेक्ट की तरह उसे देखते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है और मेन क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी है जो इस शॉर्ट स्टोरी में हमने देखी है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ बैन होती है जब तक उस डेड बॉडी को बरी ना कर दिया जाए। और डेड बॉडी की जो हैंडलिंग होती है उसे बरी करना, ये सारा काम आदमी लोग करते हैं। जो विमेन हैं उनको इन सब चीज़ों से अलग रखा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और इस लेक्चर वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।